ये स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस between what is alive and what is not। हम किस आधार पर यह बता सकते हैं कि कोई लिविंग है या नहीं है? तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। व्हेन वी सी ए डॉग रनिंग, और ए काउ चूविंग द कड, or a man shouting on the street, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको देखकर हम क्या बताते हैं कि दीज आर द लिविंग बीइंग। तो ये सभी लिविंग है। These are the living beings। तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से पहले इस पॉइंट पर आएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने स्टार्ट किया, हमने कुछ एक्टिविटीज मान लो आप इनको देखा तो इनसे पता चला कि दीज आर द लिविंग बींग्स। व्हाट हैपन्स व्हेन दे वर एस्लीप? व्हाट if they were asleep? We see them breathing। जब एक डॉग सो रहा होता है तो हम देखेंगे कि वो ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहा है, तो उस आधार पर हम उसको कहेंगे कि वो अलाइव है, वो जीवित है। व्हाट वी से अबाउट प्लांट्स? अब हम प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग, तो आप कैसे कहेंगे? तो आप में से कुछ का आंसर होगा बेटा, अगर उनका ग्रीन कलर है तो दे आर अलाइव। इट मीन्स ग्रीन कलर। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पत्तों का कलर ग्रीन कलर से दूसरा होता है। अब हम उनको कैसे देखकर बताएं कि वो अलाइव है या नहीं है? तो हम उनकी ग्रोथ को देखेंगे। कुछ टाइम के बाद हमें पता चलेगा कि उनके अंदर ग्रोथ हुई है। ग्रोथ मीन्स मूवमेंट। तो हम क्या देखेंगे? ग्रोथ। वो अगर ग्रोथ हुई है तो उनके अंदर मूवमेंट हुई है।
अब जो मूवमेंट है, कुछ प्लांट्स में तो विजिबल मूवमेंट होती है, मींस जो ग्रोथ होती है, और दैट मूवमेंट में बी, और यू कैन से ग्रोथ जो होती है वो मे बी विजिबल और इनविजिबल। और कुछ प्लांट्स के अंदर विजिबल ग्रोथ नहीं होती, हम नेक्ड आइज से ग्रोथ को नहीं देख पाते। तो उस केस में जो ग्रोथ होती है वो इनविजिबल ग्रोथ है, और जो ग्रोथ इनविजिबल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो फाइनली हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना जरूरी है। तो ये एक मेन क्राइटेरिया हो जाता है, एक मेन डेफिनेशन हो जाती है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। अब अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द लाइफ, इज molecular movement is essential or necessary for life? Yes. तो उस प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट का आंसर होगा यस। जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाई इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। All living organisms have well organized body. Yes, तो well organized body means structure. So all living organisms have well organized structure, or that structure is made up of tissues, and tissues are made up of cells, and cells have smaller components and so on, and these components are made up of molecules. Because of the effect of the environment. Effects of environment. Effects of environment के कारण जो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इस वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, और उसको मेंटेन रखने के लिए ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है। दैट्स व्हाई इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब जो ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये जरूरी है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस की जरूरत होती है। तो जो भी प्रोसेसेस हैं जो टुगेदर मेंटेन द इंडिविजुअल्स बॉडी और द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, और हम उन सभी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं।
तो ध्यान दें बेटा, यस। तो जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, तो ऑल द प्रोसेसेस विच मेंटेन द इंडिविजुअल्स बॉडी आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो ऑल प्रोसेसेस which together maintain the organisms are known as life processes। तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, ये डेफिनेशन है। ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर मेंटेन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो क्या करते हैं, जो मेंटेन रखते हैं इस वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को, उन्हीं सभी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यस, अभी हमने पढ़ा बेटा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो जो ये लाइफ प्रोसेसेस है, इनके लिए क्या जरूरी है, इज नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। तो दीज लाइफ प्रोसेसेस is needed to prevent damage and breakdown। जो भी अभी हमने प्रोसेसेस पढ़े, उनके लिए, उनको बचाने के लिए, ध्यान दें, डैमेज और ब्रेकडाउन होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। हमें चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, फूड से। फूड से। और फूड के लिए हमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आउटसाइड द बॉडी यूज करना पड़ता है। और जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी बॉडी बनी होती है, वो कार्बन बेस्ड होती है। तो जो आउटसाइड से हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी कार्बन बेस्ड होना चाहिए। अब जो एनर्जी इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए, वो हमें फूड से मिलती है। और जो फूड लेने का तरीका होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा लाइफ प्रोसेस आया बेटा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या चीज है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। इस प्रोसेस को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हमने फूड लिया, अब फूड हमने ले लिया, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें इस फूड को ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज एसेंशियल। ब्रेक डाउन ऑफ फूड चाहिए, किसके लिए, ताकि उस फूड से हमें एनर्जी मिल जाए। और उस फूड से एनर्जी कब मिलेगी, तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन।
और उसके लिए हमें बॉडी से बाहर से मीन्स आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब ये ऑक्सीजन इस फूड के साथ मिलती है तो इस फूड को ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है और हमें एनर्जी मिलती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो जो सेकंड हमारा लाइफ प्रोसेस है बेटा वो है रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं। उनके बाहर चारों तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त नहीं करते। क्यों? वाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनसफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द रेस्पिरेशन और यू कैन से फॉर ऑक्सीजन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनके सभी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। दैट्स वाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर देम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, इस पर आप ध्यान दें। वाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आ जाता है बेटा, ध्यान दें। अभी हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा फूड लिया, रेस्पिरेशन के द्वारा हमने ऑक्सीजन को लिया, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है और जो टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और टेकिंग ऑक्सीजन वो एक स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर ही होता है। स्पेसिफिक पार्ट्स, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। ऑक्सीजन जो प्रोसेस रेस्पिरेशन वाला होता है वो होता है लंग्स के अंदर, लेकिन फूड और ऑक्सीजन इट मीन्स एनर्जी तो बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो हर एक सेल को फूड और ऑक्सीजन मिल जाए, इसके लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सो वी हैव ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सो वी हैव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारा
थर्ड लाइफ प्रोसेस आया बेटा, वो है ट्रांसपोर्टेशन और यू कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, ऑक्सीजन आ गई, एनर्जी बन गई। अब जितनी भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो जो बाय प्रोडक्ट्स formed during metabolic reactions जो ये बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, these बाय प्रोडक्ट्स आर नो यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से इन बाय प्रोडक्ट्स को निकालना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इन बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। तो दीज बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट यूजफुल एंड आल्सो harmful. So we needed to remove these byproducts from our body. So our body have a system or a process known as excretion. तो जो हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर में, वो है बेटा एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के द्वारा हम अपनी बॉडी से जो नॉट यूजफुल एंड हार्मफुल जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये अभी हमने 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस पढ़े जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और यू कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन। अब हम इनको डिटेल में करते हैं। अब हम सबसे पहला प्रोसेस ले लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइज देम टू गेट एनर्जी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। देयर आर डिफरेंट modes of nutrition. First is autotrophic and second is heterotrophic. अब पहले हम करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं हम उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एक प्रोसेस की सहायता से, और वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस।
और अब हम इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डिटेल करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, 6CO2 प्लस 12H2O। कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या बनता है प्रोडक्ट्स में? कार्बोहाइड्रेट, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस की मॉडर्न इक्वेशन है। कई बुक्स यहां पर 6H2O लिखेंगी बेटा, तो वो यहां पर वाटर को नहीं दिखाएंगी प्रोडक्ट्स के अंदर। वो इक्वेशन भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब जो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, हम इस प्रोसेस को डिटेल में करते हैं तो हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और इवेंट्स में हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होता है, ध्यान दें, वो होता है कैप्चरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। तो जो यहां पर मैंने क्लोरोफिल लिखा है, जो आप प्लांट्स देखते हैं उनका ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। इस क्लोरोफिल का क्या काम है? सनलाइट को कैप्चर करना। कैप्चरिंग द सनलाइट और द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा जो लाइट एनर्जी है, जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, उनको कैप्चर करना, उनको पकड़ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है, इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है पॉइंट, जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water into hydrogen and oxygen। तो यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इसी में फोटोलाइसिस ऑफ H2O वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो थर्ड इवेंट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दें, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो थर्ड स्टेप है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दें। तो जो ये रिएक्शन के अंदर हमारा ये जो बाई प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर
जो 6 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन गैस के, उनको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। और ये बाई प्रोडक्ट मींस जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर निकले हैं, ये कहां से आए हैं? ये इस वाटर से आए हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिड्यूस हो गई है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। केमिस्ट्री में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस पढ़े होंगे। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, उस कारण ये रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के 3 इवेंट्स हैं। अब इन्हीं तीनों इवेंट्स को ध्यान दें, हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं बेटा। तो हम उनको फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो मैं इवेंट्स को यहां से यस रब कर देता हूं। तो यहां पर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। तो जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, उसी को हम फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। और उस फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए पहले हम कुछ डायग्राम्स कर लेते हैं। यस, ये कोई लीफ है, यू नो। और लीफ के अंदर जो ये लीफ वेनेशन होता है, इसमें जो मिडल में एक थिकर वेन होती है, उसको आप मिड रिब कहते हैं। तो ये है आपकी मिड रिब। अगर हम इस लीफ का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, जो ये मिड रिब है या जितनी भी वेन्स हैं, ये वेन्स वास्कुलर टिश्यू की बनी होती है। तो इन्हीं वेन्स के अंदर यहां पर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। अगर हम इस लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो कैसे दिखाई देगा? सबसे ऊपर एक सेल्स की लेयर होगी और उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस के ऊपर बिल्कुल एक वेरी थिन लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, किसी में ज्यादा थिक होती है, वैक्सी क्यूटिकल भी मिल जाती है। इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो सेल्स होते हैं,
मैं इस एक सेल को कंप्लीट कर देता हूं। इसके अंदर एक वैक्यूल होता है। प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल के साथ में न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब इसके नीचे ये सेल्स होते हैं। इन रियल दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स। 9th क्लास में आपने टिश्यूज वाले लेसन में प्लांट टिश्यूज के अंदर पढ़ा होगा पैरेन्काइमा। जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ऐसे आपको ग्रीन कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं को आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो ये 2 लेयर्स हैं सेल्स की, ये अपर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो एपिडर्मिस लेयर है, हम इसको अपर एपिडर्मिस का नाम देंगे। तो ये थी अपर एपिडर्मिस। अब जो ये मिड रिब आई सेंटर में, तो ये सेंटर में आपका है वास्कुलर बंडल। और इस वास्कुलर बंडल के अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम्स होती हैं। ये वास्कुलर बंडल है, और इस वास्कुलर बंडल के अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्शन करता है बेटा वाटर का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो यहां पर जो सेल्स होती हैं, अभी ये पैरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। और अब नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। जितनी भी ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, हर एक पैरेन्काइमा सेल के अंदर ऐसे ग्रीन कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये है आपका, यस ध्यान दें, यहां पर लीफ के अंदर स्टोमेटा। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ के अंदर ध्यान दें, अब मैं इस एक सेल को ले लेता हूं। इस एक सेल के अंदर यस ये
जो ग्रीन कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर इस क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो अब ये हम क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर एंड आउटर डबल होती है। उसके अंदर यस ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस सेल ऑर्गेनेलिस का अपना डीएनए होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। जैसे इसका अपना जेनेटिक मटेरियल हो गया डीएनए, इसके अंदर इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो सेल ऑर्गेनेलिस हैं जिनका अपना डीएनए मींस जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जो ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दें, इसको हम कहते हैं ग्रेना। ये ग्रेना थाइलेकोइड का बना होता है। तो अगर मैं इस एक ग्रेना का कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखता हूं, ध्यान दें, यस, तो ये एक ग्रेना है और इसको हम थाइलेकोइड कहते हैं। और जो थाइलेकोइड है, अगर हम इस एक थाइलेकोइड का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो जो ये थाइलेकोइड है ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है उन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में फोटोसिस्टम होते हैं। तो ये होते हैं क्या? फोटोसिस्टम। तो यहां पर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 होता है। और इन फोटोसिस्टम के अंदर होते हैं पिगमेंट्स। और इन पिगमेंट्स के अंदर जो मैक्सिमम पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो इन जो फोटोसिस्टम है इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और क्लोरोफिल भी एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। अब इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में दोबारा देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान दें। ये लीफ है, हमने लीफ के ट्रांसफर सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इस लीफ के अंदर ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दिए जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रेना होता है। ग्रेना थाइलेकोइड का बना होता है। थाइलेकोइड भी अपने आप में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और उसके अंदर फोटोसिस्टम होते हैं और फोटोसिस्टम के अंदर फोटो पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा पॉइंट आ गया, ध्यान दें। तो क्या क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? यस। तो इसके लिए हम आगे करते हैं अभी। तो जो ये डायग्राम आपने देखा बेटा, मैं इसको अभी रब कर देता हूं। तो जो
फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात हम कर रहे थे, उसी में कर रहे हैं अभी हम आगे। अब आप एनसीईआरटी बुक से एक्टिविटी 6.1 पढ़ेंगे बेटा। आप एक्टिविटी 6.1 पढ़ेंगे और वो एक्टिविटी 6.1 किस बात के लिए है? क्लोरोफिल इज एसेंशियल। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को आप समझिए। सबसे पहले हम कोई पोटेड प्लांट लेते हैं बेटा। हम कोई पोटेड प्लांट लेते हैं, गमले में लगा हुआ कोई पौधा लेते हैं, और अब हम वो प्लांट ऐसा लेंगे जिसके ऊपर जो लीफ लगे हो ना वो वेरीगेटेड लीफ हो, कहीं कहीं से ग्रीन, कहीं कहीं से वो विदाउट ग्रीन। अब हम उस प्लांट को, पोटेड प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे। कितने टाइम के लिए? 3 डेज के लिए। 3 दिन के लिए उस पोटेड प्लांट को हम डार्क रूम में रखेंगे, ताकि जो उसके अंदर फूड स्टोर है, जो स्टार्च उसके अंदर स्टोर है, वो यूज हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पोटेड प्लांट को डार्क रूम में क्यों रखते हैं? टू डी स्टार्च द प्लांट। अब उस डी स्टार्च प्लांट को हम वापस सनलाइट में रखते हैं। नियर अबाउट 6 आवर्स, लगभग 6 घंटे के लिए हम उस पोटेड प्लांट को वापस सनलाइट में रखेंगे। अब हम उसका एक पत्ता तोड़ेंगे और उस पत्ते को अब हम क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। बॉइलिंग वाटर में हमने उस लीफ को डाल दिया। क्यों डाला? उस पत्ते को सॉफ्ट करने के लिए। अब उस सॉफ्ट लीफ को हम पानी से निकालकर अल्कोहल में डाल लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखें, हम अल्कोहल के बीकर को डायरेक्ट कभी भी फ्लेम पर नहीं रखते, वाटर बाथ के अंदर रखते। हम एक बीकर में पानी लेंगे और उस बीकर के अंदर दूसरे बीकर को रखेंगे जिसमें अल्कोहल रखा होगा और जिसके अंदर लीफ है। अब हम उस अल्कोहल को बॉईल करेंगे वाटर बाथ में। तो क्या होगा? अल्कोहल में हमने उसको क्यों रखा? उसको डीकलराइज करने के लिए। उस पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनको निकालने के लिए हम अल्कोहल में बॉईल करते हैं। तो टू रिमूव द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको अल्कोहल में डालते हैं। अब हम क्या देखेंगे? ध्यान दें, जो कलर है लीफ का वो तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाता है। अब हम उस लीफ को वहां से निकालकर आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे बेटा। किसके साथ? आयोडीन सॉल्यूशन।
आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। ध्यान दें अभी। और अब हम देखेंगे जो स्टार्टिंग में हमने वेरीगेटेड लीफ लिया था बेटा, हम उसको एक व्हाइट शीट पर ट्रेस करेंगे। तो जो हमने लीफ लिया था स्टार्टिंग में, हमने उसको ट्रेस कर लिया था और उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हम उस लीफ को इसके साथ मैच करेंगे। जो स्टार्टिंग में हमने देखा बेटा, तो ये ग्रीन कलर था। अब जितना पार्ट ग्रीन कलर का था वो तो हो जाता है ब्लू ब्लैक जब हम आयोडीन सॉल्यूशन में उस लीफ को डिप करते हैं। तो उसका कुछ पार्ट कैसा हो जाता है, जो ग्रीन पार्ट था बेटा वो हो जाता है ब्लू ब्लैक। और ब्लू ब्लैक कलर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इट मीन्स जितना पार्ट ग्रीन कलर का था वो तो हो गया ब्लू ब्लैक, जो स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। और जो पार्ट पहले से ही पेल येलो था वो पेल येलो ही रहेगा। तो उसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड, वी कंक्लूड दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। यस, आप शो करें क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप ये एक्टिविटी लैब में करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो उसमें ये स्टेप होते हैं, कई बार ये डायरेक्ट थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है। अब देखो एक्टिविटी 6.1 के बाद हमने अभी जो पीछे पढ़ा था क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, उसमें हमने स्टोमेटा के बारे में देखा था बेटा। तो अभी हम ध्यान दें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। यह स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जो वेरी माइन्यूट पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर नोन एज स्टोमेटा। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करेंगे बेटा यहां पर। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बेटा। स्टोमेटा के अंदर ध्यान दें, ये सेल्स होती हैं जो किडनी या बीन शेप्ड सेल्स होती हैं। और इन सेल्स को हम गार्ड सेल, जो ये पोर होता है इसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। जो स्टोमेटल पोर होता है वो सराउंडेड होता है
kidney shaped cells known as guard cells. What is the function of guard cells in stomata? Most important point है बेटा, तो ध्यान दें, ये guard cells ही हेल्प करती हैं इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। जब इन गार्ड सेल के अंदर पानी अंदर चला जाता है तो ये गार्ड सेल स्वेल अप हो जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान दें, जब गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाती हैं स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जो ये स्टोमेटा है इसके अंदर जो गार्ड सेल्स हैं, जो गार्ड सेल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये देखो ये थिक होती है बेटा, और जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है, और वो जो थिक मेम्ब्रेन है ये भी हेल्प करती है। इसी के कारण स्टोमेटा ओपन होता है। और जब इन गार्ड सेल्स का पानी बाहर निकल जाता है तो ये सेल्स श्रिंक हो जाती हैं और जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दें। अभी इन गार्ड सेल्स के साथ में जो ये सेल्स होती हैं इनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो क्योंकि ये स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर होता है तो ये एपिडर्मल सेल्स होती है। ये जो स्टोमेटा है, ऐसे स्टोमेटा डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। मोनोकॉट के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डंबल शेप की होती है, और उसके साथ में कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। वो हेल्प करती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। तो ये स्टोमेटा के बारे में है। स्टोमेटा आप आपके 10th क्लास में बेटा प्रैक्टिकली है। हम एक स्लाइड बनाते हैं इस स्टोमेटा की, ठीक है। तो हम उस टाइम जो लीफ पील लेते हैं वो लोअर सरफेस से लेते हैं, क्योंकि लोअर सरफेस हैव मोर स्टोमेटा एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। तो ये स्टोमेटा के बारे में था। अभी हमने एक्टिविटी 6.1 पढ़ी है बेटा। अभी हम आगे एक्टिविटी 6.2 पढ़ेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में अब आप एक्टिविटी 6.2 पढ़ेंगे, और जो एक्टिविटी 6.2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जरूरी है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। हम क्या करते हैं बेटा, 2 पोटेड प्लांट्स लेते हैं। हम उनको डार्क रूम में रखते हैं डिस्चार्ज होने के लिए। वही स्टेप होते हैं एक्टिविटी 6.1 वाले। हम उनको डार्क रूम में रखते हैं पहले, टू डिस्चार्ज। अब हम क्या करेंगे, वापस उनको 2 और 3 आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे। अब हम 2 ग्लास प्लेट लेंगे।
ये हैं 2 ग्लास प्लेट। और अब हम उन पॉटेड प्लांट्स को इन ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे ऐसे। पोटेड प्लांट्स को हमने ग्लास प्लेट पर रखा बेटा। ऊपर से अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें, बेल जार लगा देंगे ऐसे। इसमें एक प्लांट के साथ हम एक वाच ग्लास रखेंगे और उस वाच ग्लास के अंदर हम रखेंगे KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। पोटासियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इनको क्या करेंगे, इसको भी बेल जार से कवर कर देंगे। इसको बिल्कुल एयर टाइट करेंगे, वैसलीन लगा देंगे बेटा, ताकि कहीं से भी एयर अंदर ना जा सके। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें, दोनों प्लांट से एक एक पत्ता तोड़ेंगे। दोनों प्लांट से एक एक पत्ता हम दोबारा तोड़ेंगे। ये जो सिस्टम हमने किया है सारा, ये हम डार्क रूम में ही करेंगे बेटा, याद रखें। यस, यहां दोबारा देखें, जो हमने 2 पोटेड प्लांट्स लिए हैं, हम उनको पहले डार्क रूम में रखेंगे और डार्क रूम में ही हम ये सिस्टम कर देंगे पूरा का पूरा। उसके बाद ऐसा सिस्टम करके फिर सनलाइट में रखेंगे हम, और सनलाइट में रखने के बाद फिर हम इनसे एक एक लीफ को तोड़ेंगे। और जो लीफ को हम तोड़ेंगे अब उनका करेंगे फिर स्टार्च टेस्ट। फिर पॉइंट को समझना, हम 2 पोटेड प्लांट्स लेंगे बेटा एक्टिविटी 6.2 में, उनको डार्क रूम में रखेंगे और फिर सेटअप कर देंगे। पूरा सेटअप करने के बाद फिर सनलाइट में रखेंगे। तो इनका ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल हो गया, पानी भी दे रखा है, सनलाइट भी है, लेकिन इसको तो CO2 मिल जाएगी, इस प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी। तो जो लीफ हम यहां से तोड़ेंगे वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टार्च टेस्ट को शो नहीं करेगा, और ये जो लीफ तोड़ेंगे हम, वो स्टार्च टेस्ट की प्रेजेंस को शो करेगा। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी finally we concluded that carbon dioxide is essential for photosynthesis। तो ये बेटा आपकी एक्टिविटी 6.2 थी, और इन्हीं दोनों एक्टिविटीज के ऊपर एनसीईआरटी एक्टिविटी 6.3 नहीं बनाती, बल्कि वो एक जो रिक्वायरमेंट है उसको आपके लिए खुद छोड़ देती है बेटा। कौन सी वो? सनलाइट इज एसेंशियल।
सनलाइट चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसको भी आप इसी प्रकार एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। हम क्या करेंगे, एक पोटेड प्लांट लेंगे, फिर उसको डार्क रूम में रखेंगे, और अभी वहीं पर डार्क रूम में ही हम क्या करेंगे, पोटेड प्लांट पर ही हम एक लीफ को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर लगा देंगे। यस, पॉइंट को समझिए। हमने एक पोटेड प्लांट लिया बेटा, उसको डार्क रूम में रखा, 2D स्टार्स द प्लांट। अभी वहीं पर हमने एक लीफ को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर लगा दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्ट्रिप लगा दी ब्लैक पेपर से। अब उस पोटेड प्लांट को हमने सनलाइट में रखा और कुछ टाइम के बाद हमने उस लीफ को तोड़ा और फिर उसका स्टार्च टेस्ट किया। फाइनली हम क्या देखते हैं कि जितने पार्ट पर सनलाइट गिरी है वो तो स्टार्च टेस्ट को शो करेगा, और जितने पार्ट पर हमने ब्लैक पेपर लगाया था वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो नहीं करेगा। तो ये जो अनकर्ड पार्ट है लीफ का, ये तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जो कर्ड पार्ट है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इट मीन्स सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये आपकी एक्टिविटी थी बेटा, एक्टिविटी 6.1, एक्टिविटी 6.2, और इन्हीं एक्टिविटीज के आधार पर ही नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अभी हमने पूरा कर लिया है। जो फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है बेटा, ध्यान दें, तो फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, हम 2 फेज में बांट देते हैं। एक जो मैकेनिज्म की बात होती है उसमें हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, लाइट रिएक्शन, और दूसरी हम बात करते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस है उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं बेटा। पहला होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट की प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, तो यहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट होती है। फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स, जब ये वाटर टूटता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं पावर्स बनाने में, मींस एटीपी और NADPH। तो दीज आर द एसिमिलेटरी पावर्स जो क्या करती हैं, ये पावर्स डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करती है। तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं याद रखना बेटा 10th लेवल तक। तो लाइट जो रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन कहां होती है, वो थाइलेकोइड्स ऑफ ग्रेना के अंदर। तो दिस लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन थाइलेकोइड ऑफ ग्रेना।
और यू कैन से इन द ग्रेना ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर। आपने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उसके अंदर लिक्विड कंटेंट होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और डार्क रिएक्शन के लिए सनलाइट एसेंशियल नहीं है, इसीलिए इसका डार्क रिएक्शन नाम है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट हो गया बेटा। और इस फोटोसिंथेसिस में ध्यान दें, जो ये लाइट गिरती है ना, इसी कारण जो मैक्सिमम रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो ब्लू और रेड लाइट में होता है। तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो रेड और ब्लू लाइट में होता है। रेड एंड ब्लू लाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है और जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है बेटा ग्रीन लाइट के अंदर। तो जो अभी हमारा 10th में न्यूट्रिशन मेन है, उस न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने ऑटोट्रॉफ्स मींस ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपकी फोटोसिंथेसिस के बारे में है, ठीक है? तो यहां तक अभी आप करें।